वहाँ पर अडानी ग्रुप के पक्ष में ये सारी चीज़ें आ रही हैं और 24% की हिस्सेदारी जेपी पावर के अंदर है। और जेपी पावर को हम फिर से हीरो समझ रहे हैं, पर हमें ऐसा नहीं समझना है। तो युद्ध जो हो रहा है, सबसे पहले शांति से चीज़ें समझो। जब हम किसी चीज़ का रुकने का या शुरू होने का या कंपनी के द्वारा जो चीज़ें बताई जा रही है उस पर हमारा विशेष ध्यान रहता है, तो ये एक ऐसी हमारे अंदर विशेष। अमेरिका और ईरान तो मिटा रहे हैं, निपटा रहे हैं, पर इजराइल एक नई कहानी बना रहा है और इस कहानी को आपको बहुत गौर से समझना है। मैं आपको बता दूं, नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे सर युद्ध की, क्योंकि युद्ध के लिए ना फ्राइडे के दिन एक हस्ताक्षर होने वाले हैं स्विट्जरलैंड में, और ये हस्ताक्षर युद्ध के विराम के लिए है। पर देखने को ये मिल रहा है इससे पहले एक नई कहानी तैयार हो रही है, और वो है इजराइल की तरफ। इजराइल की तरफ से फिर से हमले किए जा रहे हैं और 4 मृत्यु हो गई है। अब इस ईरानी जो 4 लोग मरे हैं, अब उनका क्या कहना है, ईरान का क्या कहना है। ईरान भी अब जोरों शोरों से आगे आएगा। यानी कि ये जो युद्ध है ना, अब अमेरिका और ईरान तो मिटा रहे हैं, निपटा रहे हैं, पर इजराइल एक नई कहानी बना रहा है। और इस कहानी को आपको बहुत गौर से समझना है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। फ्राइडे तक क्या हो सकता है, और जब कोई बड़ी चीज़ आती है तो वो फ्राइडे के दिन होती है, फिर शनिवार संडे आता है। आपको देखना है कि क्या कहानी का रुख, यानी कि बाजार का रुख क्या लेकर जाएगा। तो इस बारे में बात करेंगे जेपी एसोसिएट, जेपी पावर, और जेपी एसोसिएट कल डीलिस्ट होने वाला है, उससे क्या चीज़ें आगे देख सकते हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे। बात करेंगे अशोक लीलैंड भूटान से मॉरिशस तक अपनी इलेक्ट्रिक बसों को अपनी सहायक कंपनी स्विस मोबिलिटी के द्वारा आगे जोरों शोरों से ले जा रहा है। अभी अशोक लीलैंड ने आपको क्या कहा था कि वो डिफेंस की तरफ ड्रोन, उनके लिए ऐसे वाहन बनाएगा जो आधुनिकीकरण के होंगे। तो यानी कि एक और पासा जो है अशोक लीलैंड का बढ़ता जा रहा है, उस पर विचार करेंगे। और दिल्ली एनसीआर में अशोक लीलैंड ने क्या हस्ताक्षर कर दिए हैं, उस नीति को आज बारीकी से समझ कर चलेंगे। देखो सर, युद्ध जो हो रहा है, सबसे पहले शांति से चीज़ें समझो। जब हम किसी चीज़ का रुकने का या शुरू होने का या कंपनी के द्वारा जो चीज़ें बताई जा रही है उस पर हमारा विशेष ध्यान रहता है, तो ये एक ऐसी हमारे अंदर विशेष डाल रहा है, क्योंकि जिस चीज़ से बाजार गिरा है, अब उसके ख़त्म होने पे बाजार उठेगा, ये हम सब समझ रहे हैं। पर आप ध्यान रखना कि जब किसी चीज़ का निवेशक वेट करते हैं तो वैसा नहीं होगा। यार मैंने पहले भी कहा था कि 100 की चीज़ 50 में आई है, 70 में जा सकती है, 100 में नहीं जाएगी। 100 में खरीदारी चलेगी, वो हिसाब से चीज़ें हुई थी, और जो 50 में खरीदारी है वो हिसाब से हुई थी। अगर ये युद्ध रुकता है, उतनी तेज़ी नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि एक नई कहानी बन जाती है, और वो कहानी बन रही है इजराइल की तरफ से। समझ रहे कि अमेरिका मान रहा है, ईरान मान रहा है, समझौते पे चीज़ें हो रही हैं, हस्ताक्षर स्विट्जरलैंड में होने वाले हैं, ये हम सब समझ रहे हैं। तो फ्राइडे तक ये बाजार आपको उतार चढ़ाव के साथ बहुत अलग तरीके से दिखेगा, और फ्राइडे के दिन ही आपको सोचना है, आपको प्रॉफिट देखना है या फिर फ्यूचर देखना है। अगर प्रॉफिट देखना है तो फ्राइडे का दिन है, उससे पहले भी है, और अगर फ्यूचर देखना है फिर वो मंडे का दिन आपके लिए बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये ध्यान रखना, जो कहानी है अलग कहानी बनने के लिए तैयार हो है, क्योंकि युद्ध तीनों की तरफ से हो रहा था। 2 मान रहे, एक नहीं मान रहा है, तो यानी कि कुछ अलग कहानी है। एक कहानी पिक्चर तैयार हो रही है, बड़ी बारीकी से समझा रहा हूँ, कोई नहीं समझाएगा ऐसे। अब सुनो, इजराइल ने लेबनान में 4 लोगों को मार गिराया। ट्रम्प ने नेतन्याहू की आलोचना की। इजराइल कर रहे हैं, जो 2 साथ लड़कर किसी युद्ध को जीत रहे थे, वो उसमें से एक अलग निकल रहा है, और ये अमेरिका को अच्छा नहीं लग रहा है। तो यानी कि कहीं अलग ताना तानी ना हो जाए। दूसरा एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा, ईरान, इजराइल और अमेरिका अपनी तरफ से स्टेटमेंट देकर सो भी गए, पर न्यूज़ वाले नहीं सो रहे हैं। 2 मिनट बाद ये न्यूज़ क्या राष्ट्रपति 2-2 मिनट बाद बोल रहे हैं? क्या ईरान 2-2 मिनट बाद अपने स्टेटमेंट दे रहा है? सोचो, थोड़ी सी बात सोचो कि जो चीज़ हो रही है वो जनता के सामने क्यों आ रही है। युद्ध की चीज़ें बड़ी अलग तरीके की होती है, वो सार्वजनिक क्यों हो रही है? बाजार चलता है इससे। इस नीति को अगर देखो, नेतन्याहू चीज़ें कर रहा है, ये भी हमारे सामने लाया, क्यों? इससे भी बाजार चल रहा है, उतर रहा है, गिर रहा है। समझो,
मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि वो तो अपने स्टेटमेंट दे के जो उन्होंने कहा कि शुक्रवार को करेंगे हो गया, पर उसके बाद अलग अलग चीज़ें आ रही हैं, वो बाजार पर विशेष तौर पर चीज़ें डाल रही हैं। ज्ञापन के बाद से लेबनान पर 84 बार युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगा दिया ईरान ने इजराइल पर। तो इजराइल यहाँ पर अलग से विलन युद्ध को विलन कहेंगे, इसको विलन बनता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर ये युद्ध में एक अलग प्रतिक्रिया लाएगा। ये आप देख कर चलना, हमले जारी रहे तो कड़ी प्रतिक्रिया दी जाएगी, ईरान कह रहा है भैया या तो बंद कर दो या तो फिर कड़ी प्रतिक्रिया दी जाएगी। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसे आप समझकर चल सकते हैं। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं, एक और न्यूज़ समझो, शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में अमेरिका ईरान समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। अब निवेशक जो सोच रहे हैं कि शुक्रवार को होंगे और मंडे को बाजार भागेगा, भैया उससे पहले आप देख लेना बाजार के अंदर कुछ चीज़ों में अलग अलग चीज़ों में तेज़ी आ रही है। मंडे बिल्कुल भी सोच कर मत चलना बाजार भागे, वो तब चलेगा जब इजराइल बीच में नहीं आएगा। इजराइल पहले से बीच में आ गया है, क्योंकि कल भी बहुत तेज बाजार भागता पर इजराइल आ गया है। अब 4 की मरने की न्यूज़ आ गई, इससे आप चीज़ें समझ लो, फ्यूचर देख लो, या फिर आपको अपनी स्थितियाँ इस युद्ध को अलग ढंग से आपको देखनी पड़ेगी, ये आप समझ कर चलें। दूसरी न्यूज़ अगर मैं आपको बताऊँ, मध्य पूर्व क्षेत्र में शांति लाने के लिए अमेरिका के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर होने के बाद ईरान में विरोध प्रदर्शन भड़क उठे, जिसमें लोग ईरानी नेताओं अब्बास अगराची और मोहम्मद वगैरह को समझौतावादी कह रहे हैं। दोनों पक्ष शुक्रवार को जिनेवा में समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसके बाद होर्मुज जो है बिना किसी शर्त के खोल दिया जाएगा। तो एक न्यूज़ निकलकर बहुत बड़ी आ गई है, जहां पर सब शांति, वैसे सबकी शांति की हो रही है, आप ये समझ लो। इजराइल का आना शेयर बाजार और देश के बाजारों पर असर डालना, यहाँ पर अगर अमेरिका इजराइल को समझाने पर सफल रहा तो ये चीज़ें बेस्ट है, अगर नहीं रहा तो यही शुक्रवार या सैटरडे संडे के दिन आपके पास न्यूज़ आने वाली है कि इजराइल ने फिर से हमले कर दिए। और जब एक हस्ताक्षर होने के बाद हमले हो जाएंगे तो यानी कि अमेरिका पीछे हटेगा, क्योंकि उसने तो अपना काम सारा कर दिया। अब फिर इजराइल ईरान फिर से लड़ते रहेंगे, क्योंकि अमेरिका कह रहा है ना इजराइल को, हम आपकी निंदा करते हैं ये काम करने के लिए। तो यहाँ पर समझौते भी हो जाएंगे, युद्ध भी रुक जाएगा, पर वो चीज़ें आपको बाजार में देखने को नहीं मिलेगी। तो स्मार्ट आपको बनना पड़ेगा, ये चीज़ आपको बतानी थी। जेपी एसोसिएट कब का आपको नहीं दिख रहा है, पर एक होता है एनएससी बीएससी से उसे डीलिस्ट भी होना पड़ता है। जेपी एसोसिएट दिवालिया क्यों हुआ? क्योंकि बैंकों से ज़्यादा कर्जा लेने के बाद, लेनदेन से कर्ज लेने के बाद उसे उतारा नहीं किया, बार बार डिफॉल्ट होता गया। पर जेपी एसोसिएट के बाद बहुत सारी संपत्तियां आई, आप सबको पता है। वहाँ पर अडानी ग्रुप के पक्ष में ये सारी चीज़ें आ रही हैं और 24% की हिस्सेदारी जेपी पावर के अंदर है। और जेपी पावर को हम फिर से हीरो समझ रहे हैं, पर हमें ऐसा नहीं समझना है। क्यों? क्योंकि ये जो न्यूज़ आ रही है, देखो डिलिस्ट होगा इतनी न्यूज़ आ जाती है, पर इसके अंदर एक सबक दिया जा रहा है हमें। सबक समझो, न्यूज़ में सबक दिया जाता है, हम उसे समझते नहीं। जेपी एसोसिएट के शेयर 18 जून को डिलिस्ट हो रहे हैं। लगभग 6.5 लाख शेयर धारक प्रभावित होंगे। ये कौन 6.5 लाख है जिनकी अमाउंट 2 लाख से कम है? 6 लाख शेयर धारक हैं ऐसे, तो कितना करोड़ों रुपए जनता के गए हैं। और सबसे ज़्यादा पब्लिक ही थी उसके अंदर। आप जेपी एसोसिएट का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना, सबसे ज़्यादा उसके अंदर पब्लिक थी। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं कि यहाँ पर 18 जून को वो हट रहा है। पर ये न्यूज़ तो पहले ही पता थी, पर एक सबक दे रही। मैं सबक के लिए आपको चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसी कंपनियां और हैं जहां हमें समझना पड़ेगा। जेपी एसोसिएट 18 जून को बीएससी और एनएससी से डीलिस्ट हो जाएगा। अडानी ग्रुप ने जेपी एसोसिएट का अधिग्रहण किया, शेयरधारक को कोई भुगतान नहीं मिला। यहाँ ये भी समझ लो कि अडानी ग्रुप ने अधिग्रहण किया पर शेयरधारक को कुछ नहीं मिला। अडानी ग्रुप ने एक और 24% की हिस्सेदारी ली है। थोड़ा कनेक्ट करो चीज़ों को। जिस दिन आप समझ कर चले गए तो आपके लिए बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। पन की कार्रवाई पूरी होने और अडानी ग्रुप द्वारा अधिग्रहण के बाद जयप्रकाश एसोसिएट 18 जून से बीएससी और एनएससी में डिलिस्ट हो रहा है। 6.5 लाख शेयरधारकों को कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, यानी कि उनका पैसा सुहा हो गया, क्योंकि स्वीकृत समाधान योजना के तहत वर्तमान शेयरधारक संरचना पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। जो भी खरीदे शेयरधारक को कुछ नहीं मिलता। इसलिए आपको अच्छी कंपनियों में, आपको फिर बता रहा हूँ, अपना पैसा किसी अच्छी ग्रुप में लगाइए, अच्छी चीज़ों में लगाइए, ताकि हमें इस न्यूज़ को और आगे हम समझ सकें। जेपी एसोसिएट का कारोबार इन सारी चीज़ों में था। शेयरधारक उच्चतम पूंजीकरण कितना था? 50,000 करोड़ रुपए का था उसका शेयर का उच्चतम बाजार यानी मार्केट कैप। एक्सचेंजों के आंकड़े के अनुसार 31 मार्च 2026 तक आईसीआई बैंक की कंपनी में 7.7 हिस्सेदारी थी। आप ये समझो कि ये हिस्सेदारी बैंकों की जेपी पावर में भी है।
ये चीज़ें समझाई जा रही है, कुछ लोगों से समझ नहीं रही है। जेपी सेट का लिस्ट होना निवेशकों के लिए एक सबक है, इसलिए मैंने न्यूज़ बनाई है। इसमें सबक दिया गया है कि कम कीमत वाला शेयर नुकसानदेह साबित हो सकता है और भारी कर्ज एक बड़ा खतरा है। का कहना है कि सिर्फ इसलिए निवेश ना करें क्योंकि शेयर की कीमत 80% से 90% गिर गई है। आपको विश्लेषक समझा रहे हैं निवेश सिर्फ इसलिए नहीं होने चाहिए, 80 से 90% तक की शेयर की कीमत गिर गई है। खुदरा शेयरधारकों को सलाह दी गई है कि वे सस्ते शेयरों के बजाय मजबूत व्यवसाय को प्राथमिकता दें। ये जेपी सेठ से हमें समझाया गया है लास्ट बार। अब आपको समझना है कि जेपी पावर के अंदर भी बैंकों का कर्जा है, ये मैं आपको पहले भी बता कर गया हूँ। जेपी सेठ के अंदर अडानी पावर बैठ गया है, तब भी वो उजाले नहीं देखने को मिले क्योंकि एक दबाव है। कुल कर्ज अगर हम देखें वर्तमान में जेपी पावर पर लगभग 3,500 करोड़ से 4,000 करोड़ के बीच का कुल कर्ज है। बैंकों का अगर हम देखें तो इसमें लॉन्ग टर्म का जो वित्तीय संस्थानों का लॉन्ग टर्म लोन है वो करीब 2100 से 2500 करोड़ रुपए करीब का है। तो यानी कि ये बैंक भी अपना पैसा इनको चाहिए। अगर मैं आपको प्रमोटर दिखाऊं 24% जो अडानी पावर बन गया है, एफआईस 6.58% है, डीआईएस कंपनी के अंदर 17% है जो कौन है, आईसीआई बैंक है। पिछली जेपी सेट में 7.7% हिस्सेदारी किसकी थी, आईसीआई बैंक की थी, उनको तो पैसा मिल जाएगा। और यहाँ पर भी देख लो कितनी है, 9.97% के अभी भी आईसीआई बैंक है। जिन्होंने कुछ अपनी हिस्सेदारी बेची तो वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो यानी कि वहाँ पर भी आईसीआई बैंक इसको ले गया था जेपी सेट को, और यहाँ पर भी देख लो। मैं इसे ये नहीं कह रहा क्योंकि अभी तो जेपी पावर सही काम कर रहा है। एक रणनीति होती है जिससे हमें पहले सबक सीखना है, और वो सबक ये है कि बैंकों को अभी भी पैसा चाहिए, जिसमें कैनरा बैंक है, एलआईसी है और आईसीआई बैंक है। तो ये थोड़ा सबक मैंने इसलिए आपको दिया क्योंकि जेपी सेट के अंदर एक सबक देखा गया। उसमें कहा कि जो कंपनी नीचे गिर जाए तो जरूरी नहीं कि उसमें आप निवेश करें, अपनी अमाउंट को बचाएं। जेपी सेट से किसी को कुछ नहीं मिला। अब आपको आगे समझना है, छोटी कंपनियां भी जो हैं वो भी अच्छी कंपनियां होती हैं, उसको तलाश करो आप, ठीक है। तो ये एक सबक वाली न्यूज़ थी, से आप समझना है। अब हम बात करेंगे अशोक लीलैंड की। भूटान से लेकर मॉरिशस तक भारत इलेक्ट्रिक बसों के जरिए कूटनीति को आगे बढ़ा रहा है, यानी कि भारत जो है इलेक्ट्रिक वाहनों को और ज़्यादा प्रमोट कर रहा है दूसरे देशों में, और दूसरे देश हमारे देश से ले भी रहे हैं। बहुत बड़ी न्यूज है। भूटान को हिंदुजा ग्रुप की कंपनी कौन कौन सी आपको पता है, अशोक लीलैंड है। और स्विस मोबिलिटी कौन है, अशोक लीलैंड की एक सहायक कंपनी है। वो क्या करती है, वो इलेक्ट्रिक बसों पे वर्क करती है। 45 ई बसें मिलने वाली है भूटान को, हिंदुजा ग्रुप यानी कि अशोक लीलैंड से 45 ई बसें मिलने वाली है। अब मैं इससे आगे नहीं पढ़ूंगा क्योंकि और कंपनियों की भी वहां बस जा रही है। हमारा फोकस आज की वीडियो का था अशोक लीलैंड का। तो अशोक लीलैंड 45 बस तो वहां पर दे रहा है भूटान में, ये आप समझ कर चलें। तो ये छोटी न्यूज इसलिए बताई, इससे आप समझे कि ई बसों में भी अशोक लीलैंड वर्क कर रहा है, जो देश की दूसरी वाहन निर्माता कंपनी है। मुख्यतः एक जो न्यूज आई है ना, एक बहुत बड़ी न्यूज है। देखो दिल्ली एनसीआर में आपको पता है ना, ट्रक और बस चल रही है जो डीजल वाली हैं, और सरकार प्रदूषण मुक्त राज्य बनाने वाली है। तो वो क्या करेगी, वो जो पुरानी बसें और ट्रक हैं उनको मॉडिफिकेशन करेगी, यानी कि उनको अच्छी चीज़ों के तरफ बदलेगी। और ये जिम्मा किसको किया गया है, OEM यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, यानी कि ऐसी कंपनियां जो इक्विपमेंट्स बनाती हो, गाड़ियों की बनाती हो। उसमें कौन कौन सी कंपनियां पता है आपको, टाटा मोटर्स आती है, अशोक लीलैंड आती है, मारुति आती है। ये कंपनी जो OEM कंपनी कहलाती हैं। अब इसके अंदर से एक बहुत बड़ी न्यूज है जहां अशोक लीलैंड को केंद्र सरकार के साथ इसने एक समझौते कर लिए। कौन से, अशोक लीलैंड केंद्र सरकार की दिल्ली एनसीआर फ्लीट आधुनिकीकरण यानी आधुनिकीकरण योजना में शामिल होने वाली पहली OEM कंपनी बन गई है, जिसका उद्देश्य पुराने ट्रकों को और बसों को बदलना है। मैंने संक्षेप में आपको बताया कि भैया प्रदूषण वाली गाड़ियों को अच्छी चीज़ों के साथ बदलना, तो OEM कंपनी अशोक लीलैंड को एक जिम्मा दे दिया गया है। पूरा सुनो, दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण पुराने डीजल ट्रक और बसें हैं। इसलिए केंद्र सरकार ने लगभग 9,585 करोड़ की योजना शुरू की है, जिसके तहत पुराने वाहनों को नए वाहनों में बदल दिया जाएगा। इस योजना से लगभग 2.07 लाख वाहन मालिकों को लाभ मिलने का अनुमान है। यानी कि एक खाचा तैयार है और वो चीज़ें हम बंद कर रहे हैं। अब जिनका वो खाचा है, जो सरकारी हो, प्राइवेट हो, जिनके बसें और ट्रक चलते हों, और उनको बिल्कुल बंद कर दिया तो क्या होगा, उनका लाखों का नुकसान होगा। अगर कुछ लाख देकर उनकी चीज़ें अच्छी चीज़ में तब्दील हो जाए तो ये उसका फ़ायदा है।
यहाँ अशोक लीलैंड एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। ये आगे आगे जगह भी होगा। समझो, सरकार और अशोक लीलैंड के बीच एक समझौता हुआ है। अशोक लीलैंड और नए ट्रक और बसों पर 8% तक की छूट देगा। ये सुविधा उसकी इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी के वाहनों पर भी लागू होगी। स्विच मोबिलिटी कौन सी कंपनी है? इलेक्ट्रिक वाहन। इस योजना में शामिल होने वाली ये पहली OEM कंपनी है। सबसे बड़ा काम इसने कर दिया है। और देखो सर, मैंने ये नहीं कहा कि शेयर को खरीदना बेचना, मैंने ये नहीं कहा कि शेयर प्राइस कहाँ है। मैं आपको कह रहा हूँ पिक्चर, वो बहुत सारी पिक्चर चल रही हैं, चाहे वो पटेल इंजीनियरिंग हो, चाहे वो पटेल इंजीनियरिंग हो, चाहे वो मोरपेन लैब हो, चाहे वो अडानी के शेयर हो, कोई सी भी कंपनी पीसी जेलर हो, सब में एक पिक्चर है। और वो पिक्चर एक बहुत अच्छी पिक्चर होती है जिसको आपको समझना है। मैंने युद्ध की पिक्चर आपको समझा दी, सब कुछ हो जाएगा। पर जो इजराइल निकल कर प्रधानमंत्री आ रहे हैं वहाँ से, उसका क्या होगा? समझौते होने वाले हैं, फिर इजराइल हमले क्यों कर रहा है? समझो, मैं इसको अलग तरीके से समझा सकता हूँ। जैसे AGR के लिए हम काफ़ी इंतजार कर रहे थे, वोडाफोन आइडिया के लिए, वो सारा हो गया। हमारी सरकार आएगी तो शेयर बाजार कहाँ जाएगा? सरकार भी आ गई, क्या हुआ? शेयर बाजार टॉप में जाकर गिर गया, वो भी हो गया। इसी तरीके से आप वेट कर रहे हैं युद्ध रुकने का। युद्ध रुक भी जाएगा पर अलग मोड़ चल जाएगा। हमेशा किसी चीज़ का वेट मत कीजिए, उससे पहले रास्ते तलाश कीजिए। अशोक लीलैंड के ऊपर जो वीडियो बनाई है उसको समझिए, JP सेठ का एक सबक सीखिए और कंपनी की तलाश कीजिए, अच्छे निवेशक बनिए। आज की वीडियो आपको कैसे लगी अगर मुझे जरूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीति मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चिट्ठी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।